हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम इस सीरीज का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर 2 का लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 3 हमने इससे पहले कंप्लीट किया था, जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। और गैमेटोजेनेसिस में भी हमने दोनों चीजें कवर की थी। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, जो कि गैमेटोजेनेसिस की टर्म है मेल्स में, और फीमेल्स में oogenesis कैसे होता है, जो कि गैमेटोजेनेसिस की टर्म है फीमेल्स में। ठीक है, हमने वहां पे आपको प्लॉइडी अच्छे समझाई थी कि हैप्लॉइड कब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में चेंज हुआ, कैसे हुआ, वो हमने सारा आपको एक तरीके में बताया था। जो इंपॉर्टेंट था वो चीजें आपको बताई थी, जो नहीं है वो बताई थी। आज हम इसके आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर करने वाले हैं और इसके बाद में एक टॉपिक और कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी कहती है द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स यहां पर इन्होंने, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आप पढ़ सकते हो तो एक बार आप चैप्टर 1 जो पुरानी वाली एनसीईआरटी का है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, वो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उस चीज में ये उस चैप्टर में ये चीजें पहले से क्लियर कर रखी थी। लेकिन यहां पे कुछ भी क्लियर नहीं किया हुआ है, हमें यही नहीं पता है प्राइमेट्स कौन से होते हैं। ठीक है, बट फिर भी आप ध्यान देंगे कि फीमेल प्राइमेट्स की यहां पर बात की गई है, उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अभी के लिए केवल ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मंकीज में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स, इन तीनों को प्राइमेट्स बोला गया है। कुछ एग्जांपल्स नॉन प्राइमेट्स के उस चैप्टर में भी दे रखे हैं जो पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इस नाम का पहला चैप्टर होता था, उसके अंदर ये चीजें मेंशन की हुई हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड द मेनार्क। मार्क दिस स्टेटमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। और ये मेनार्क का क्या है, एक तरीके से डेफिनेशन भी है। अगर पूछे व्हाट इज मेनार्क, तो मेनार्क कब से स्टार्ट होती है वो ये है। और व्हाट इज मेनार्क, मेनार्क हमने आपको पहले की क्लासेस में बताया है कि मेनार्क एक ऐसी कंडीशन है जो कि स्टार्टिंग फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जहां से प्यूबर्टी से, जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन होना शुरू होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जहां होता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है और काफी बार आ चुका है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज ऑफ इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। ध्यान रखना, एनसीईआरटी ये कहती है 1 मंथ अगर आप लगा के आओगे तो 1 मंथ में कितना दिन होता है भाई, 1 मंथ में 30 या 31 होते हैं, या फिर आप 28 ले सकते हैं किसके, फैब के, है ना, या 29 ले सकते हैं। बट यहां पे एनसीईआरटी कहती है नॉट पर मंथ, इट्स 28 to 29 डेज, जो नॉर्मल साइकिल होती है उसकी बात की गई है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन। पहले मेंस्ट्रुएशन की साइकिल के स्टार्ट होने से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन की साइकिल के स्टार्ट होने तक जो पूरा फेज होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरी एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, 1 ओवम इज रिलीज्ड, बताया था कि एक ओवम रिलीज होता है। आपको जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया था, जब बताया था कि ओव्यूलेशन के टाइम पर एक ओवम रिलीज होता है ओवरी से। ये होता है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिडिल आप कहां बोल रहे हो, तो मिडिल आप बोल रहे हो 14 to 17 डेज। यहां पे मेंशन नहीं कर रखा है, बट आप इसको लिख लीजिए। ये जनरली, जो अगर जनरल की बात करेंगे, यहां पे मिडिल लिखा हुआ है, इसको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। और फिर अगर जनरली की बात कर रहे हैं तो 14 to 17 डेज, एक मिनट, 14 to 17 डेज। तो 14th से 17th डे के बीच में किसी भी दिन ये चीज हो सकती है, किसी भी दिन ओव्यूलेशन हो सकता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल आर शोन इन द फिगर। अभी हम फिगर देखेंगे, पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। साइकिल एक मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है। आप कहेंगे सर पहले समझाना चाहिए था, बाद में थ्योरी बतानी चाहिए थी। बट ये जो है ना फिगर 2.9, उसको भी समझने के लिए पहले आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वो एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम के रूप में आपको दिखा रखा है। वो एक सिर्फ एक फिगर नहीं है जो आपको देखना और निकल जाना है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी है। तो उससे पहले आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ये बेसिक ही है उसका।
द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज जब स्टार्ट होगी, जब कौन सा फेज होगा, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एट इट एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, और वो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है वो 3 से 5 दिन के बीच में उसका वेरिएबल पीरियड होता है, जब तक वो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता रहता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ध्यान रखना, एंडोमेट्रियल कौन सी थी, आपने पढ़ा हुआ है पहले इसी चैप्टर में, एंडोमेट्रियल इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल थी, ध्यान रखना, ऑफ द यूट्रस, and its blood vessels which form the liquid that comes out through the vagina। तो वही लिक्विड भी फॉर्म कर रही है, PYQ में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ही मेंस्ट्रुएशन होगा, स्टार मार्क कर लीजिए। लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है, मेंस्ट्रुएशन नहीं है, मे बी, शायद, नॉट ऑलवेज, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के इंडिकेशंस हो सकते हैं, शायद, नॉट ऑलवेज। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, इसकी वजह से भी हो सकते हैं, बता रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से, पुअर हेल्थ की वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं। तो ये नहीं मानना है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली है। अब आपको हम मेंस्ट्रुअल फेज दिखाई देते हैं क्या होता है, ये देखिए, ये जो सबसे पहला इन्होंने जो दिया है, ये मेंस्ट्रुएशन का जो फेज है, इसको ही आप मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ऊपर की चीजों को बाद में समझाएंगे, फिलहाल आप बस इतना देख लीजिए कि ये डेज दे रखे हैं, तो 1 to 5, 3 to 5, यहां तक, यहां से लेके और यहां तक, इन दोनों पीरियड्स के बीच में मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज आता है, फॉलिकुलर फेज, ये देखिए, ये रहा ना फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, द प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवरी ग्रो टू बिकम द फुली मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। आपने पढ़ा था कि प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफिन फॉलिकल कैसे बनता है, वो इस फेज में बन रहा होगा, इस पूरे फेज में यही काम हो रहा होगा, कौन से वाले में, फॉलिकुलर फेज में। ये फॉलिकुलर फेज में क्या काम हो रहा है वो देख लीजिए, क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्रेफिन फॉलिकल में अब मेच्योर हो गए हैं इनसाइड द ओवरी। द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजेनरेट्स, यहां पे क्या होगा, रीजेनरेट होनी शुरू हो जाएगी, रीजेनरेट, कैसी, रीजेनरेट होनी शुरू हो जाएगी थ्रू प्रोलिफरेशन। दीज changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the levels of pituitary and the ovarian hormones। तो यहां पर जो पिट्यूटरी हार्मोन काम कर रहा है वो कौन से हैं, FSH एंड LH, और जो ओवरियन हार्मोन काम कर रहे हैं वो कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये दो ओवरियन हार्मोन्स हैं और वो दो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, इनको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की चीज सीखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहता है द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स यही वाले, इन्हें गोनाडोट्रोपिन्स भी बोलते हैं, और ये पिट्यूटरी से निकलते हैं, आपको पीछे बताया मैंने, पिट्यूटरी से निकलते हैं, इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में एकदम से उछाल आएगा, एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सीक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन, और तुरंत ही एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ा देगा बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, ग्रोइंग फॉलिकल्स से वो ईस्ट्रोजन भी निकलवा देगा और ईस्ट्रोजन का भी लेवल अप करा देगा। देखो यहां से ये LH है और ऊपर वाला FSH है, यहां से दोनों वेरिएबल जा रहे थे, यहां पे जब हमने बताया कि मिड आता है तब ओव्यूलेशन होता है, तो मिड पे जब आप देखेंगे तो 13 डे के आसपास में, ये देखिए दिख रहा है, तो जब आप इसको देखेंगे, ये फॉर रेफरेंस है, ऐसा कुछ मार्क्ड नहीं है,
क्लियर कट कुछ भी मार्क नहीं होता, ऑल्टरनेट मतलब डिफर करता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये जनरल है, एवरेज है। तो यहां पे लगभग 13 या 14th डे पर एकदम से एलएच में उछाल आया, एलएच के हार्मोन में एकदम से इंक्रीज हुआ, एफएसएच भी एकदम से इंक्रीज हुआ, जिन्होंने ईस्ट्रोजन को बढ़ाना शुरू कर दिया, ईस्ट्रोजन को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कहता है बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक इन द मिडिल ऑफ द साइकिल 14th डे, बताया ना मिडिल ऑफ द साइकिल, 13 से 14th डे पर वो यहां जाके पीक पे आ गए। ये कौन सा 14th डे है, ठीक है, ये बिल्कुल अपनी पीक पे आ गए। रैपिड सीक्रीशन ऑफ एलएच leading to its maximum level during the mid cycle called the LH surge induces rupture of the Griffin follicle and thereby the release of the ovum ovulation। अब जैसे ही रैपिड सीक्रीशन हुआ एलएच का, क्योंकि एलएच की अगर आप देखेंगे मात्रा तो एलएच सबसे ज्यादा बड़ा है, एलएच का अमाउंट सबसे ज्यादा बड़ा है, तो ये जो एकदम से सडन जो एलएच बढ़ा है इसको आप क्या कहेंगे, एलएच, इसको आप कहेंगे एलएच सर्ग, क्या कहेंगे इसको, एलएच सर्ज कहेंगे, एलएच सर्ग कहेंगे, और यही ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराता है। द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज कौन सा है, ये जहां पे ओव्यूलेशन हुआ, ये वाला फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओव्यूलेटरी फेज, जहां पे ओव्यूलेशन हो रहा है। इज फॉलोड बाय द, उसके बाद में कौन सा फेज आता है, ल्यूटल फेज, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल, अब जो ग्रेफिन फॉलिकल के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो बच गए हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में। मैंने आपको पहले बताया था कि हम कार्पस ल्यूटियम को आगे पढ़ेंगे कैसे बना, तो अब पढ़ लीजिए। ओव्यूलेशन होने के बाद में ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलेगा। जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया है, ओव्यूलेशन हो गया है, तो जो बाकी चीज बचेगी, ये जो चीज बची है यही कन्वर्ट हो रही है कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, द कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब ये कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब आप कहेंगे सर ये तो केवल ओवरियन हार्मोन थे, केवल ओवरियन नहीं थे, फिर भी आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्पस ल्यूटियम अभी भी किसके अंदर है, ओवरी के अंदर ही है। ठीक है, वहीं से वो सिक्रीशन कर रहा है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। लेकिन इस चीज को मार्क कर लीजिए कि ओवरी में भी कहां से हो रहा है, एंड में, ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम से। अब आप कहेंगे सर ओव्यूलेशन से पहले ओवरी करती है, वो ओवरी का ही फंक्शन है, बस उसके बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि कार्पस ल्यूटियम करने लग जाता है। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका ल्यूटेल फेज है जो कि ओव्यूलेटरी फेज के बाद से स्टार्ट हुआ, इसको आप सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं। विच इज असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए असेंशियल है। अब एंडोमेट्रियम को मेंटेन ही क्यों करना है, कि मेंस्ट्रुएशन होगा, है ना, मेंस्ट्रुअल फ्लो आएगा, तो इसको मेंटेन ही क्यों करना है। अब सुनिएगा कि मेंटेन क्यों करना है। Such an endometrium is necessary for implantation for the fertilized ovum and other events of pregnancy। अगर प्रेगनेंसी होती है तो हमने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आएगा, और अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आया है तो प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, जिससे जो अदर इवेंट्स हैं या फिर इम्प्लांटेशन का भी जो इवेंट है, जो भी इवेंट्स है प्रेगनेंसी के, उनमें वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। इवन वहीं पे होते हैं, इम्प्लांटेशन आपको एंडोमेट्रियम के अंदर ही देखने को मिलेगा। जब आप आगे पढ़ेंगे ट्रोपोब्लास्ट वगैरह होता है, हायर क्लासेस में उसको और ज्यादा एलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट जो अब आपके पास में फिलहाल है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ये चीज आप ध्यान से पढ़ेंगे कि एंडोमेट्रियम की जरूरत क्यों होती है। फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, सारे इवेंट्स बंद हो जाते हैं, फिर कोई मैच्योरेशन नहीं होगी ग्रेफिन फॉलिकल की, कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगर एक बार प्रेगनेंसी का इवेंट स्टार्ट हो गया है तो, या प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया है तो, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यही कार्पस ल्यूटियम क्या है, डीजेनरेट हो जाएगा।
अब कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुआ है, दिस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। तो वो न्यू साइकिल का एक तरीके से मार्क करता है कि यहां से अब आपकी नई साइकिल स्टार्ट हुई है। लेकिन आप कहेंगे कि सर कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुआ था, एंडोमेट्रियम क्यों डिसइंटीग्रेट हो गई? सुनो, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन कर रहा था एंडोमेट्रियम को। कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रीशन घट गया। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का सीक्रीशन घटेगा, एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगी। इसमें देखिए ये चीज, ये कार्पस ल्यूटियम है, इसी ने ही प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे डीजेनरेट हो गया, लिखा ना रिग्रेसिव कार्पस ल्यूटियम, जैसे 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 डीजेनरेट हो गया वैसे वैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता चला गया। और यहां पर आपको, जहां पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे ज्यादा है, वहां पर आपको फुली वेस्कुलराइज्ड एंडोमेट्रियम देखने को मिलती है। ठीक है, फुली वेस्कुलराइज्ड एंडोमेट्रियम देखने को मिलती है। कहां पे? जहां पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे ज्यादा था। अब क्या होगा? अब प्रोजेस्टेरोन जैसे ही नीचे गिरा, वैसे वैसे ही आपकी एंडोमेट्रियम भी शेड ऑफ होने लगी, वो भी वहां से भी मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलने लगा। ठीक है, in human beings menstrual cycle ceases around the 50 years of age, that is called the menopause। ये भी स्टार मार्क कर लीजिए कि मेनोपोज क्या है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। एट अराउंड 50 एज, एट द एज ऑफ अराउंड 50 ईयर्स के अराउंड जो एज होती है, उस एज में ऐसा होता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपोज। इनके बीच में ही होती है, 9 से पहले 9 से बाद में। अब एक बार पूरी साइकिल को दोबारा से रिवाइज या समझ लेते हैं। जो भी डाउट्स होंगे अब आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा कौन आया था? सबसे पहले हमारा मेंस्ट्रुएशन, जिसको हमने बोला मेंस्ट्रुअल फेज। ये 3 से 5 के बीच में होता है। ठीक है, अब बताया था कि मिड कहीं यहां 13 के बाद में 15 दे रखा है, बीच में 2 दे रखे हैं, यहां पे कहीं 14 है, इसके आसपास आपका, वैसे जो रेंज दी गई है वो क्या है? 14 से 17, बट इसके एग्जैक्टली इन्होंने 14 ही लिखा है। 14 या उसके हल्का सा तुरंत बाद वहां पर आपका क्या होगा? LH सर्ग आएगा। LH सर्ग आने के बाद में ओव्यूलेशन हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल फेज से ओव्यूलेशन तक का जो फेज है उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। जहां पे प्राइमरी, ये वो फेज है जहां पे प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज जाएगा। इसमें चेंज जाएगा ग्रेफिन फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज हो रहा होगा, मैच्योर हो रहा होगा। उसके बाद में आता है ल्यूटेल फेज। अब LH तो नीचे गिर गया, अब क्या हुआ? कार्पस ल्यूटियम बना। ल्यूटियम बना इसलिए इसको ल्यूटेल फेज या सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज क्यों? क्योंकि यहां पे परमानेंट सिक्रीशन हो रहा है। किसका? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन हुआ, इसने प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया। अच्छा, LH ने बढ़ाया था ईस्ट्रोजन का लेवल जब वो मैच्योर हो रहा था, तो इसने प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया। अब प्रोजेस्टेरोन का जैसे ही लेवल बढ़ा है एकदम से ये, अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। वैसे वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और एंडोमेट्रियम जो हाईली वेस्कुलराइज थी वो अब धीरे धीरे शेड ऑफ होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ऐसे ही आपको ईस्ट्रोजन का भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसको एनसीईआरटी में आपके लेवल पे डिफाइन नहीं किया गया है। आपके लेवल पे अगर आप थ्योरेटिकल बेसिस पे देखेंगे तो डिफाइन नहीं किया गया है, बट फिर भी अगर पेपर में आता है कि कौन सी साइकिल में कौन सा हार्मोन सबसे लास्ट में सर्ग करता है या सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, तो आप उस पे आंसर लगाएंगे ईस्ट्रोजन का। और आप उनको ये प्रूफ भी दे सकते हैं, अगर वो आपका आंसर गलत हो जाए तो आप ये प्रूफ भी दे सकते हैं कि ईस्ट्रोजन देखिए सर कहां आ रहा है, सबसे लास्ट में यही बढ़ रहा है, आपने एनसीईआरटी में दिया है। बट आपके लेवल पे थ्योरेटिकल बेसिस पे इसका कोई यूज नहीं बताया गया है। और जैसे कि क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बनता है क्वेश्चन पेपर,
तो आपसे ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, ये सब आपको समझाने के लिए था। नॉर्मल डायग्राम को आप नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। चलिए अब दूसरा टॉपिक कवर करेंगे आज का, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। कौन सा? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे, आज हम वो पढ़ेंगे। ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। इंसेमिनेशन, हमने इंसेमिनेशन किस चीज को कहते हैं वो आपने पहले कवर किया हुआ है। तो कॉपुलेशन के टाइम पर सेमेन जो है वो पेनिस से निकल करके वेजाइना में जाएगा, जिसको आप इंसेमिनेशन कहते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, जो मोटाइल स्पर्म होंगे, बताए थे ना कितने परसेंट मोटाइल स्पर्म थे, एग्जैक्टली उसमें से उन्होंने परसेंटेज दी थी। तो मोटाइल स्पर्म स्विम कर जाएंगे रैपिडली, पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पिलरी रीजन। अब वो एम्पिलरी रीजन में गए हैं। ध्यान रखना, अगर आपने पहले कभी एनसीईआरटी पढ़ी होगी और ये चैप्टर पढ़ा होगा तो 2 साल पहले इसमें यहां पे चीजें लिखी आती थी, एम्पुलर रीजन की जगह इस्थमस एंड एम्पुलरी रीजन। ठीक है, इस्थमस एंड एम्पुलरी रीजन ये लिखा आता था, लेकिन अब एनसीईआरटी ने इस चीज को करेक्ट किया है, क्योंकि जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो ये चीज गलत साबित हो जाती है कि इस्थमस में तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। ध्यान रखना, स्पर्म जो है वो सर्विक्स के पास होकर के सीधा आपका एम्प्यूला तक पहुंच गया है। आपने पढ़ी है एम्प्यूला कौन सी है, ठीक है, आपने एम्प्यूला पढ़ी है। ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला का पार्ट था वहां पे जाकर के उस रीजन में जाकर के स्पर्म पहुंच जाता है। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड, और उधर से ओवम आ रहा होता है। इधर से ये ओवरी है और सपोज करो ये एक फेलोपियन ट्यूब है एफ पी, ठीक है, ये यूट्रस है। ठीक है, इसको हमें नहीं देखना, ये देखना है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, एम्प्यूलरी रीजन। ओवरी से निकल करके ओवम आ रहा है और यहां से आकर के स्पर्म आ रहा है। इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, दोनों आकर के मीट कर जाएंगे इस एम्प्यूलरी रीजन में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन कहां होगा, एम्प्यूला में। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पीवाईक्यू में काफी बार आ चुका है, तभी ये स्टेटमेंट चेंज हुई थी। Fertilization can only occur if the ovum and the sperm are transported simultaneously to the ampullary region. ठीक है, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब एम्पुलरी रीजन में दोनों एक साथ मिलेंगे, साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होंगे और तभी फर्टिलाइज होंगे। ये फर्टिलाइजेशन की ही प्रोसेस है, इसको भी पढ़ेंगे नीचे। दिस इज द रीजन बाय नॉट ऑल द कॉपुलेशन लेड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। हर एक कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी नहीं कराता। क्यों नहीं कराता, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पे दोनों साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी जंक्शन में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, किसको, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर। दिस इज द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। ये पूरी जोना पेल्यूसिडा लेयर है ओवम की। ठीक है, एंड इंड्यूसेस द चेंजेस इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। जैसे ये वाला स्पर्म इस पे आकर के लगा, ये बाकी स्पर्म्स की एंट्री को बैन कर देगा, अपने अराउंड एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा कि बाकी सारे स्पर्म्स की एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। ठीक है, thus it ensures that only one sperm can fertilize, एक स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज करे, ये सुनिश्चित करना इसी का काम होता है। ठीक है,
The secretion of acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. दोबारा पढ़ेंगे इसको. The secretion of the acrosome. अब ये आपने पढ़ा है, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है आपने स्पर्म का. तो हेड पे एक्रोसोम होता है, ठीक है, उसमें केमिकल्स होते हैं. सिक्रीशंस वहां से होंगे जो स्पर्म को हेल्प करेंगे कि वो ओवम के साइटोप्लाज्म और जोना पेल्यूसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर के सिक्रीशन करे और अच्छे से फर्टिलाइज हो पाए. दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte. इसके बाद में सेकेंडरी oocyte का सेकेंड मियोटिक डिवीजन, यानी कि सेकेंड मियोसिस. क्या मियोसिस सेकेंड वाला जो पार्ट है डिवीजन का, वो पूरा होता है आफ्टर दी अटैचमेंट कह सकते हैं, या आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले और दोनों के अटैच होने से जस्ट बाद में. जब भी वो दोनों आपस में आकर के टकराएंगे तभी वो मियोसिस सेकेंड होगा. उसके बाद में आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा. ये वाली चीज थी जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि जब भी रिलीज होता है वो ओवम रिलीज होता है, ऐसा नहीं है. एनसीईआरटी कहती है कि ओवम रिलीज होता है, ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है. अब देखिए क्या कहती है, अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी. द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, दूसरी पोलर बॉडी बन गई, एंड हेप्लॉइड ओवम ooted. यहां पे ओवम आया, जो हम पहले पढ़ रहे थे, हमने यहां पे भी पढ़ा ये चीज कि ओव्यूलेशन हुआ तो ओवम बाहर निकला. ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ तो ओवम बाहर निकला. जैसे यहां पे ये चीज लिखी है ना, वन ओवम रिलीज. एक्चुअल में ओवम रिलीज नहीं होता, एक्चुअल में रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, और वो सेकेंडरी oocyte जो है वही सेकेंडरी पोलर बॉडी को अलग निकाल करके सेकेंड डिवीजन करके, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके हेप्लॉइड ओवम को प्रोड्यूस करता है. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuses together to form the diploid zygote. अब दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे. हेप्लॉइड होने के बाद फ्यूज करेंगे, मतलब हेप्लॉइड तो पहले से था लेकिन ओवम बनने के बाद फ्यूज करेंगे, तब फर्टिलाइजेशन होगा और तब जाइगोट बनेगा. अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाती है लेकिन दोनों के अटैचमेंट के बाद होती है. ठीक है, वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज. यहीं पे सेक्स डिसाइड हो जाता है. अभी तक क्या पढ़ा है, जो जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी 12th क्लास की नहीं पढ़ी होगी वो अभी तक भी वही सोसाइटी वाली बात मानते हुए आ रहे होंगे कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ द बेबी और मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ द बेबी. कोई डिसाइड नहीं करता, इट इज अ चांस इवेंट. लेट अस सी हाउ, देखते हैं कैसे. एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX. बताया था. अगर नहीं पता है कि XX होती है तो आप आगे इस चीज को, ऑल्दो आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं इस चीज को, बट फिर भी आप आगे इस चीज को अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एंड दैट इन द मेल इज XY. ठीक है, therefore all the haploid gametes produced by the female have the sex chromosome X, whereas in the male gametes the sex chromosome could be either X or Y. Hence 50% of the sperm carry the X chromosome while the other 50% carry the Y. XX और XY. तो ये वाली कंडीशन किसकी होती है, मेल की, और ये वाली कंडीशन किसकी होगी, फीमेल की. ठीक है, लेकिन ये चांस इवेंट है, ध्यान रखना, चांस इवेंट है. आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमीट्स द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX, या तो XX जाइगोट कैरी करेगा या फिर XY कैरी करेगा, क्योंकि एक इससे आने वाला है, कोई सा भी एक आ सकता है, एक इससे आने वाला है, कोई सा भी एक आ सकता है. समझ रहे हो? Depending on whether the sperm carry the X or Y fertilized ovum, the zygote carries XX would develop into a female baby and XY develop into a male. जो मैंने आपको अभी समझाया.
यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न्स इन चैप्टर 5, जो मैंने आपको बताया था कि आप नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर्स में उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट द मदर, बट एक्चुअल में दोनों में से किसी में नहीं होता, वो एक चांस इवेंट है, क्योंकि फादर को भी पता नहीं होता कि कौन सा क्रोमोसोम जाकर के, कौन सा क्रोमोसोम वाला स्पर्म जाकर के मदर के ओवम से जाकर के टकराने वाला है और फर्टिलाइज होने वाला है। अब कहता है द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट क्लीवेज, उसको क्लीवेज कहते हैं। मार्क दिस स्टेटमेंट, PYQ क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। टुवर्ड्स द यूट्रस एंड कम्स 2, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टोमेर्स। 2 से लेकर के 16 तक की स्टेज को, 2 से लेकर के 16 सेल्ड तक की स्टेज को आप पढ़ेंगे कि वो ब्लास्टोमेर्स है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप हायर क्लासेस में एक बुक पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी से भी पहले एम्ब्रियोलॉजी के अंदर वो बुक आती है। हम लोगों ने इंद्रवीर सिंह पढ़ी है, आप कोई भी जो भी पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। वो एक पूरी बुक है इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर वो बुक है। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेर्स। अब 8 to 16 ब्लास्टोमेर्स को क्या बोलते हैं? मॉर्यूला बोलते हैं। द मॉर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। वो ब्लास्टोसिस्ट में डिवाइड हो जाता है as it moves further into the uterus. The blastomeres in the blastocyst, अब जो ब्लास्टोमेर्स ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हैं, are arranged into an outer layer, और वो क्या बना लेंगे? ट्रोफोब्लास्ट बना लेंगे, दिखाएंगे अभी आपको। And the inner group of cells attached to the trophoblast called the inner cell mass. ये देखिए, ये पहले वाला जो है ये क्या है? जायगोट। दूसरे वाला क्या है? नहीं सॉरी, पहले वाला ओवम है, सॉरी माय बैड। पहले वाला क्या है? ओवम, सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं। दूसरे वाला यहां पर क्या बनने वाला है? जायगोट। तीसरे वाला ब्लास्टोमेर, चौथे वाला भी ब्लास्टोमेर, पांचवा आपका मॉर्यूला बन गया, यहां पे लिखा हुआ है। छठा आपका ये भी मॉर्यूला है, और जिसमें सिस्ट बन गई, ये खाली जगह जो सिस्ट बन गई उसको आपने क्या कहा? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और इसी के बाद में इस वाले पार्ट को इन्होंने क्या बोला है? इनर सेल मास। और जो साइड वाली चीजें, साइड वाली जो आपको लेयर, ये लेयर दिखाई दे रही है ना, इसको क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। हायर क्लासेस में आप इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको अभी पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। और यही जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट भी और इनर सेल मास भी है, इसी का इम्प्लांटेशन होगा एंडोमेट्रियम में, इनरमोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन में, यूट्राइन वॉल में। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। फिर वो वहां पे जाकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर अटैचमेंट के बाद क्या होता है? द यूट्राइन सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। अब यूट्राइन वॉल जो है वो डिवाइड करेंगी और उसको एनगल्फ कर लेंगी। इससे अगली स्टेज होती है कि इसको आप ऐसे बना दें और इसके अंदर आप ऐसे करके ये बना दें। इस तरीके से वो अटैच हो जाता है, ठीक है। बट आपको मेनली अपने ही डायग्राम पर ध्यान देने की जरूरत है। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। जो मैंने आपको भी बताया कि एम्बेडेड, बिल्कुल चिपक जाएगा उससे, उसमें विलीन हो जाएगा, उसमें एम्बेडेड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी, और इसी को प्रेगनेंसी कहा जाता है, ठीक है। अगर बोल दे कि मेच्योर एम्ब्रियो में क्या क्या होगा, तो मेच्योर एम्ब्रियो से पहले, अब मेच्योर मॉर्यूला ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा? सिस्ट। जब वो सिस्ट बन गई तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, उसने एक कैविटी छोड़ दी,
सिस्ट का मतलब कैविटी ही होता है, तो ऊपर की साइड जो है वो इनर सेल मास हो गया, ये वाला देखिए, ये वाला, ये इनर सेल मास हो गया जहां पे सेल्स है थोड़ी बहुत, और जो इसकी आउटिंग्स है उसको इन्होंने ट्रोफोब्लास्ट कह दिया। कोई प्रॉब्लम आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए। एक सेल का था तो जाइगोट बोला, 2 से 16 तक आया तो ब्लास्टो मेयर बोला, ठीक है। ये ब्लोस्टोमेयर लिख दिया सर, तू जाओ बच्चा, तेरा ब्लास्टोमेयर बोल दिया। अब कह रहा है, आपको दिखाया था मैंने, नीचे क्या बोल रहा है कि 8 to 16 में अगर आएगा तो क्या होगा, मॉर्यूला, ठीक है। और 16 के बाद में जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक सिस्ट बना लेगा। ये इनर सेल मास हो जाता है, ये सिस्ट हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट की, और ये जो लेयर है नीचे की, इसको आप ट्रोफोब्लास्ट कह देते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कोई अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना, हम उस डाउट के लिए आपका डाउट क्लियर करेंगे और उसका सॉल्यूशन अलग से लेकर के आएंगे।